Hello to all and welcome back to the platform. अनामिका this side and again we'll discuss modern Indian history spectrum और एनसीईआरटी के लिए. तो हमने जो जो चीजें डिस्कस कर ली थी यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट राइट. सो हमने ये जो आपका टॉपिक था एरा ऑफ मास नेशनलिज्म 1919 से 1939 का टाइम पीरियड वो हमने डिस्कस कर लिया है. तो आज जो हमारा डिस्कशन का सेंटर होगा वो होगा आपका टुवर्ड्स द फ्रीडम एंड पार्टीशन. 1939 से 1947 के बीच में क्या क्या चीजें हुई, खास करके वर्ल्ड वॉर राइट. तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे कि इंडिया में क्या चल रहा है, कांग्रेस का क्या स्टेप था, मुस्लिम लीग का क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही थी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. एक एक करके हम इसे कंप्लीट करेंगे. तो आज जो हमारा होगा मेन टॉपिक वो होगा नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वीक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड. मतलब कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड की जब शुरुआत हुई थी तो हमारे इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे उनका क्या रिस्पॉन्स था उसके खिलाफ राइट. ओके यहाँ पे आपको हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन के बारे में पढ़ना है. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. सिंस यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो हो सकता है मेंस में भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए, क्योंकि रैडिकल एक जो व्यू था उनका वो थोड़ा सा अलग करता है उनको, और उसको आज के करंट अफेयर से लिंक करके भी आपको क्वेश्चन मेंस में फ्रेम किए जाते हैं. I'll give you an idea कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं. बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस दिस हरिपुरा एंड त्रिपुरी सेशन. अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का क्या व्यू था ये जानिए सबसे पहले. तो आपको मैं बता दूं कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो प्रेसिडेंट थे बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के. ओके तो उनका जो मेन आइडिया था ना वो ये चाहते थे कि एक जो यूथ है उसको वो हमेशा एनकरेज करें, और दूसरी बात कि जो उनका ट्रेड यूनियन मूवमेंट था वो उसको भी बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहते थे. ये इनका मेन मोटिव उस समय चल रहा था. और आपको मैं बताया है मैंने कि जो सुभाष चंद्र बोस है और जवाहरलाल नेहरू है वो गांधी जी के आइडियाज से या फिर जो कांग्रेस के अदर लीडर्स थे उनसे अग्री ज्यादा नहीं करते थे. क्यों? क्योंकि जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हो रहा था तो दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे. मैंने आपको पिछले लेसन में ये डिस्क्राइब भी किया है कि क्या क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे सुभाष चंद्र बोस में और गांधी जी में. उससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या डिफरेंसेस थे. मेन जो डिफरेंस था ना इनका वो ये था कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो है वो पूर्ण स्वराज की बात करते थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. बट जो मोतीलाल नेहरू है उनका जो क्या था व्यू, उनका था डोमिनियन स्टेटस का, जो कि ये लोग अग्री नहीं करते थे. उनका कहना था कि पूर्ण स्वराज से कम हम कुछ भी ये जो है इसके आगे नहीं सोचेंगे. और एक वन लाइनर क्वेश्चन मैंने आपको ये भी बताया था कि लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस जो हुआ था जिसकी प्रेसिडेंटशिप जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसी सेशन ऑफ कांग्रेस में जो पूर्ण स्वराज का गोल है वो अडॉप्ट किया गया था. ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा. यहाँ पे फिर अगर आप हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस की बात करते हो तो ये हेल्ड हुआ था आपका गुजरात में जो कि हरिपुरा में है, और फरवरी 1938 को हुआ था. ईयर याद रखिएगा हमेशा. बोस को, सुभाष चंद्र बोस को इसका प्रेसिडेंट जो है वो इस सेशन के लिए चुना गया था. अब यहाँ पे बात ये आती है कि बोस ने बहुत सारे मुद्दों पे तो बात करी कि किस तरीके से एक रिवॉल्यूशनरी पोटेंशियल जो है हमारे ग्रुप को चाहिए या हमें बनानी है, और लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात करी. तो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन करने का भी कहा कि बाद में हम ये चीज भी गठित करेंगे कि अगर हम नेशनल प्लानिंग कमेटी गठित करते हैं तो उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग कर पाएंगे कि इंडिया की इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है. क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो तो ऑलरेडी रूइन कर चुकी है. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, सारा हैंडलूम बिजनेस पूरा रद्द हो चुका था, पूरा रियून हो चुका था. अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेशन है ऑफ कांग्रेस है उन्होंने ये भी रिजोल्यूशन लिया था कि कांग्रेस जो है वो मोरल सपोर्ट उन लोगों को देगी जो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही शिद्दत से ये चाहते हैं कि एक जो प्रिंसली स्टेट में गवर्नेंस है उसके खिलाफ अगर वो कुछ उत्तेजना है उनकी तो उनको पूरा मोरल सपोर्ट जो है वो कांग्रेस की तरफ से मिलेगा. अब यहाँ पे होता है 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो इलेक्शन को तो विन करते हैं. जब 1939 जनवरी में बोस जो है वो मतलब खड़े होने का सोचते हैं अगेंस्ट द प्रेसिडेंट पोस्ट इन द कांग्रेस.
गांधी जी इस बात से खुश नहीं थे कि बोस को कैंडिडेचर जब मिला था, जब उनको था कि एज अ कैंडिडेट वो खड़े हुए, तो गांधी जी इस बात से खुश नहीं थे क्योंकि दोनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे। तो यहाँ पे बोस जो है वो रिप्रेजेंट करते थे क्या क्या, मतलब एक नई आइडियोलॉजी, एक नया आइडिया, प्रॉब्लम्स, प्रोग्राम्स, सारे उनके डिफरेंट थे। दूसरी तरफ जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है या राजेंद्र प्रसाद है या जेपी कृपलानी है, वो अदर मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो इन चीजों से अलग मतलब बात करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस होता है मार्च 1939 में, तो कांग्रेस जो है अपना एनुअल सेशन त्रिपुरा जो है त्रिपुरी जबलपुर के पास है वहां पे हेल्ड करती है। और यहाँ पे एक रिजोल्यूशन लिया जाता है नेशनल डिमांड का, कि जो एक एक डेफिनेट पॉलिटिकल चीज होती है ना, उसके लिए हमें एक नेशनल डिमांड करनी होगी। कि मतलब ऐसा नहीं कि ये कांग्रेस का ये ग्रुप ये मांग कर रहा है तो कांग्रेस का वो ग्रुप वो मांग कर रहा है, ऐसा नहीं, हमें एक नेशनल डिमांड की जरूरत है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमें नेशनल डिमांड के साथ साथ नेशन वाइड स्ट्रगल करना होगा। ऐसा नहीं कि बंगाल में अलग हो रहा है तो दूसरे प्रोविंसेस में अलग तरीके से स्ट्रगल हो रहा है, हमें जो है नेशनल वाइड स्ट्रगल के लिए शुरुआत करनी होगी। तो इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जो है वो अगेन इस प्रेसिडेंट मतलब आईएनसी के प्रेसिडेंटशिप के लिए चुने गए, री इलेक्ट किए गए। हरिपुरा में तो वो चुने ही गए थे, त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस में भी वो चुने गए थे। और उसके बाद उन्होंने जो है त्रिपुरी सेशन जो है 1939 का, उन्होंने गांधी जी का जो कैंडिडेट थे, गांधी जी ने पत्ता भाई सीतारामैया को जो है वो अपनी तरफ से खड़ा किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को ज्यादा मतलब उसमें तवज्जो मिली और वो री इलेक्ट हो गए इस चीज के लिए। उन्होंने डिमांड किया कि कांग्रेस जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को 6 महीने का अल्टीमेटम दे और कहे कि अगर आपने हमारी कंट्री के लिए जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की हमारी डिमांड है वो पूरी नहीं की, तो हम ये पूर्ण स्वराज का जो रिजोल्यूशन है, जो नेशन वाइड स्ट्रगल होगा, वो हम लॉन्च कर देंगे। तो ये बोस ने सुझाव दिया इस सेशन ऑफ कांग्रेस में कि आपको ये चीज जो है अल्टीमेटम 6 महीने का गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने जो ये वार्निंग दी थी ना, ये चीज जो है मतलब काफी ज्यादा इसमें मतभेद हो गया, गांधी जी एंड ऑल इससे अग्री भी नहीं कर रहे थे। तो इन विचारों में मतभेद होने के कारण सिंस मतलब अगर गांधी जी ने किसी और कैंडिडेट को खड़ा किया है तो वो एक थोड़ी सी इज्जत वाली भी बात हो जाती, तो इसलिए उन्होंने 1939 अप्रैल में जो है इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया। मई 1939 में रेजिग्नेशन देने के बाद उन्होंने ये अनाउंस किया कि मैं फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है वो स्थापना करूंगा कांग्रेस के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने इसको अपना जो रेजिग्नेशन है वो यहाँ से इस त्रिपुरी सेशन से डाल दिया था। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बस इनके बिहाफ पे राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया था। अब जानिए कि आखिर इनके रेजिग्नेशन के पीछे का रीजन क्या था, क्या क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे गांधी जी में और बोस में। थोड़ा सा डिटेल में इसको जानते हैं। पिछले लेसन में हमने थोड़ा सा इसको पढ़ा था, आज हम इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली बात कि नॉन वायलेंस एक तरफ गांधी जी का और मिलिटेंट अप्रोच बोस का। ठीक है, मतलब गांधी जी जो है अहिंसा में विश्वास रखते थे, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन, इन चीजों पे वो बिलीव करते थे। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ जो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस थे, उनका ये कहना था कि सिर्फ आप इन चीजों के बदौलत जो है नॉन वायलेंस जो है बहुत ज्यादा इनफ नहीं होगा। अगर आपको इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस चाहिए तो आपको वायलेंस कहीं ना कहीं जहाँ पे जरूरत है वहां पे आपको ये चीज लानी होगी, क्योंकि ये एलियन इंपेरियलिस्ट रूल जो इंडिया में रूल कर रही है इतने टाइम से, वो अगर हमारे साथ वायलेंस कर सकती है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कर सकती है, तो फिर हमें भी कुछ ना कुछ स्टेप जो है वो लेना पड़ेगा। दूसरी बात की मीन्स एंड एंड्स में भी दोनों के डिफरेंसेस थे काफी ज्यादा, कि वो जो है सुभाष चंद्र बोस जो है वो ये कहते थे कि जहां जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जब ब्रिटेन युद्ध में बिजी था, तो इन लोगों का ये कहना था कि हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और हमें भी एक वॉर जो है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ताकि वो युद्ध में फंस के रह जाए और हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है जीतने का। लेकिन दूसरी तरफ गांधी जी ऐसे कहते थे कि नहीं भैया, हम उनको मतलब धोखा नहीं दे सकते, हम नॉन वायलेंस नहीं कर सकते और इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जहां बात आती है, तो यहाँ पे बोस ने ये कहा था कि डेमोक्रेसी वाज द एक्सेप्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम फॉर इंडिया, बट बाद में चल के उन्होंने ये भी कहा था कि
डेमोक्रेटिक सिस्टम सिर्फ जो है वो एडिक्वेट नहीं होगा। अगर आपको नेशन को रीबिल्ड करना है तो फिर आपको रीबिल्डिंग का मतलब क्या है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गरीबी आ चुकी है हमारी कंट्री में, इकोनॉमी पूरी तरीके से हमारी ध्वस्त कर चुकी है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा आ चुकी है, सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा आ चुकी है। तो हमें अगर नेशन को रीबिल्ड करना है तो सिर्फ ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये आपके लिए इनफ नहीं होगा, आपको कुछ चीजें और एडप्ट करनी होंगी इसमें। ये था इनका कहना, सुभाष चंद्र बोस का कहना था ये। लेकिन गांधी जी जो है वो उस मतलब दूसरी तरफ जो है उनका जो गवर्नमेंट फॉर्म करने का आइडिया था वो था हिंद स्वराज। ठीक है, उनका ये कहना था कि अगर आप मतलब राम राज्य की स्थापना करते हो, मतलब राम राज्य की स्थापना मतलब समझ रहे हो, आपके नॉन वायलेंस के तह पे आपको जो है नेशन को रीबिल्ड करना है, ये इनका कहना था। अब मिलिटरिज्म की जहां तक बात आती है तो वो सुभाष चंद्र बोस डीपली अट्रैक्टेड थे इससे, आपको पता उन्होंने ट्रेनिंग भी ले रखी थी इंडियन डिफेंस फोर्स से। लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे, नॉन वायलेंस और सेल्फ रेगुलेशन ये सारी चीजों में वो बिलीव करते थे। अब इकोनॉमी के लिए जो भी इनका आइडिया था वो भी डिफर करता था। कैसे? गांधी जी जहां स्वराज की मांग करते थे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, कि अगर हमारा अपना ब्रांड है इकोनॉमी विजन का, खादी का या ऐसा कुछ हैंडलूम का, तो हम अपना जो है इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं, स्वराज चाहिए हमें। वो हमेशा कहते थे कि आपको इकोनॉमी को हमेशा डिसेंट्रलाइज्ड रखना है, स्टेट का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। गांधी जी ने कैपिटलिज्म और जो वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म वाली जो आइडिया थी उसको पूरी तरीके से डिसमिस किया था। लेकिन दूसरी तरफ वे बोस जो है वो ये कहते थे कि आपको अगर इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए ना, तो इकोनॉमिक फ्रीडम लेने के लिए सबसे पहले आपको सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम भी जरूरी है। जब तक ये नहीं रहेगा, जब तक आपको जेंडर इक्वालिटी नहीं आती है, जब तक आपको ये अनटचेबिलिटी और ये सब चीजों से आप ऊपर नहीं उठोगे, सोशल इलनेस जो है या फिर जो पॉलिटिकल इलनेस है कि आपको जो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या कहीं पे भी हो, मेन पावर किसके हाथ में है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में है। तो पॉलिटिकल फ्रीडम भी आपके पास जब तक नहीं होगा, आप इकोनॉमिक जो रिवाइवल है वो कैसे ला पाओगे, कैसे आप कोई प्लान बना पाओगे या कैसे कोई कमेटी बिठा पाओगे, ये चीज थी। तो उनका था कि आपको थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन का मतलब उनका ये था कि सिर्फ आप हैंडलूम या फिर सिर्फ खादी के बेस पे आप पूरी नेशन को नहीं चला सकते हो, बिकॉज दैट इज वेरी कॉस्टली, राइट। तो उन्होंने ये कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की जरूरत तो हमें है अगर हमें नेशन को इकोनॉमिकली जो है स्ट्रेंथन करना है तो। अब दूसरी बात थी रिलीजन को लेके। तो गांधी जी वॉज एक, मतलब कहा जाता है कि वो एक धार्मिक इंसान थे, धार्मिक व्यक्ति थे, राइट। उनका जो है एक रिलीजन के लिए बहुत ज्यादा एक अलग व्यू रहता था, है ना। उन्होंने ये कहा था कि उनके जो आइडियाज हैं वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे बेस्ड है, और यही इनके दो प्रिंसिपल्स हैं जो कि इनको रिलीजन को देखने में, समझने में हेल्प करते हैं, एक नैरो व्यू से थोड़ा सा ब्रॉड एंड बेस इनको ये देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर रिलीजियस चीजों की बात करो आप, तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो उपनिषद से ज्यादा प्रभावित थे, ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे उससे, उसकी टीचिंग से वो ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने ये कहा था कि जो विवेकानंद ने को इंस्पायर करती थी, जैसे कि भगवत गीता एंड ऑल, उसको भी ये चीजें काफी ज्यादा इंस्पायर्ड ये भी होते थे। और उसके बाद इन्होंने आईएनए का भी गठन किया था, जो कि एक मतलब यहाँ पे रिलीजन की बात करो तो ऐसा नहीं है कि आईएनए में सिर्फ इनके ही जो तरह के लोग वहां पे मौजूद थे, वहां पे डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट जो सेक्टर है, सोशल सेक्टर है हमारा, सोशल स्टिग्मा है, उसके सारे इक्वालिटी सोल्जर्स की वहां पे मौजूद थी। रिलीजियस फेस्टिवल भी मनाए जाते थे आईएनए में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू ही फेस्टिवल मनाए जाएंगे या सिर्फ जो अपर कास्ट के हैं वो मनाए जाएंगे, सारे रिलीजियस फेस्टिवल जो है आईएनए में होते थे। तो वो आप कह सकते हो कि ये बहुत ज्यादा सेकुलर और जो इम्पार्शियल एटीट्यूड है रिलीजन के लिए वो ये रखते थे सुभाष चंद्र बोस। अब कास्ट और अनटचेबिलिटी की बात जब आती है तो गांधी जी का जो है सोसाइटी को लेके 3 गोल था। सबसे पहला तो था कि ये जो छुआछूत की चीज है, अनटचेबिलिटी वाली जो चीज है वो हटानी है, इरेडिकेट करनी है।
और जो वर्ना डिस्टिंक्शन है कास्ट सिस्टम का उसको मेंटेन करना है, और उसके बाद टॉलरेंस जो है, मोडेस्टी जो है, रिलीजियसटी जो है इंडिया में उसको स्ट्रेंथन करना है, मतलब इसको वो लेके चलना चाहते थे। दूसरी तरफ बोस जो है वो इंडिया को चेंज्ड करना चाहते थे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन लाके। वो ये कहना चाहते थे कि जो एक ट्रेडिशनल हायरार्की है ना, आप उससे अब ऊपर उठो। जो एक वर्ना सिस्टम था, जो ये सारी चीजें थी, वो अब यहाँ पे कारगर साबित नहीं हो सकती है। कास्ट सिस्टम या फिर जो एक एलीट क्लास है या फिर जो कास्टलेस एक क्लासलेस सोसाइटी है, हमें उसकी स्थापना करनी होगी। उन्होंने सोशल इनइक्वालिटी और कास्ट सिस्टम दोनों को पूरी तरीके से इन्होंने भी जो है वो रिजेक्ट किया था। विमेन की अगर बात करते हो कि विमेन के बारे में, औरतों के बारे में क्या इनकी राय होती थी, तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी औरतों को कम समझते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो थोड़े से ट्रेडिशनल व्यू थी उनकी, थोड़े से मतलब अगर उनकी व्यू कहो तो थोड़ी सी पुरानी विचारधारा उनकी थी कि वो ये नहीं चाहते थे कि फ्रीडम स्ट्रगल में औरतें काफी ज्यादा कोऑपरेट करें। हालांकि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था या फिर जब आपका नमक सत्याग्रह हुआ था, तब औरतों ने काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। लेकिन अगर आप रोल कहते हो मेन एंड विमेन का, तो गांधी जी थोड़ी सी पैट्रियार्कल सोच रखते थे, थोड़ी सी ट्रेडिशनल सोच रखते थे कि औरतें इन सब चीजों में ना आए तो ही अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस के साथ ऐसा नहीं था। उनके आईएनए में, उनके फॉरवर्ड ब्लॉक में तो बहुत सारी मतलब लड़कियां तो भरी पड़ी थी, बहुत सारी। वो हमेशा ये समझते थे कि विमेन्स आर इक्वल टू मेन, और उनको हर चीज के लिए, हर सैक्रिफाइस के लिए, हर फाइट के लिए वो ऑलरेडी तैयार है, और अगर नहीं है तो उनको तैयार होना चाहिए। उनको ये कहना था कि एक घर से बाहर जब एक लड़की निकल जाती है तो फिर वो एक मर्द के बराबर हो सकती है, और वो उसे बनना भी चाहिए। उनका ये कहना था कि फ्रीडम स्ट्रगल के कैंपेन में ये वुमेन्स काफी ज्यादा एक योगदान दे सकती हैं। एजुकेशन की जहां तक बात आती है, इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन के खिलाफ गांधी जी बात करते थे। इंग्लिश जो एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था उसको वो फॉलो नहीं करते थे, उसके वो अगेंस्ट थे। वो हमेशा लोकल लैंग्वेज को, वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन सारे लड़के लड़कियों को मिले जो कि 7 से 14 साल के बीच में है। सुभाष चंद्र बोस जो है वो हायर एजुकेशन पे बिलीव करते थे, स्पेशली वो साइंटिफिक फील्ड जो होता है ना, साइंटिफिक डेवलपमेंट जो माइंड का होता है उस पे वो ज्यादा, मतलब सिंस अगर वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाना चाह रहे हैं या मॉडर्नाइजेशन लाना चाह रहे हैं या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इनको हायर एजुकेशन या फिर टेक्निकल या साइंटिफिक एजुकेशन जो है वो जरूरी है, तो वो उसको प्रमोट करते थे। अब यहाँ पे होता है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब हम देखेंगे कि नेशन का, नेशनलिस्ट का क्या रिस्पॉन्स था, कांग्रेस का या अदर लोगों का। तो सितंबर 1 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, तो यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हो जाती है शुरुआत। ये आपके हिस्ट्री का पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री का, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, उसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो सितंबर 3 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दिया था। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने इंडिया से मतलब भारतीयों का जो नेशनलिस्ट थे उनसे बिना पूछे ये कह दिया कि इंडिया जो है ब्रिटेन को सपोर्ट करेगा वॉर में। उन्होंने कंसल्ट नहीं किया, इंडियन ओपिनियन उन्होंने नहीं लिया। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस ने मतलब वाइसरॉय ने कांग्रेस को ऑफर दिया। उन्होंने ये कहा कि इंडिया को जो है वॉर में मतलब हमें हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कांग्रेस ये वाइसरॉय को कह रही थी कि जो इंडियन ऑफर है कि अगर हम आपकी वॉर में हेल्प करते हैं, तो आपने अपने तरफ से तो डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया आपको हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपको हमारे 2 कंडीशंस मानने होंगे, ठीक है। अब ये 2 कंडीशन इनके क्या थे कि आफ्टर द वॉर आप एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म करोगे, और उसके बाद आप एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो इंडिया का होगा ना, वो एक फ्री इंडिया के रूप में होना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि एक जो थोड़ा बहुत रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है ना, वो आपको सेंटर में स्टैब्लिश करना पड़ेगा, इमीडिएटली करना पड़ेगा, ताकि आप अगर अपने बातों से मुकरो तो फिर हम कुछ एक्शन ले पाएंगे। लेकिन ये दोनों के दोनों ऑफर जो है, उस समय के जो वाइसरॉय थे लिंगलिक, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था।
वो कह रहे थे कि मतलब हम इस दो कंडीशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इन्होंने मानने से इनकार कर दिया तो कांग्रेस ने मीटिंग रखी वर्धा में। तो यहाँ पे वर्धा में जो मीटिंग होती है, यहाँ पे इन्होंने इस सेशन ऑफ कांग्रेस में इन्होंने कुछ चीजें जो है ऑफिशियल कांग्रेस पोजीशन जो है यहाँ पे इन्होंने अडॉप्ट किया। और उसके बाद कुछ मतलब डिफरेंट ओपिनियन जो थे कि इंडिया कैसे मतलब वॉर में ब्रिटेन गवर्नमेंट को सपोर्ट करे या नहीं करे, तो अलग अलग चीजों पे बात हुई। तो गांधी जी का क्या कहना था कि वो बहुत ज्यादा सिंपैथी रख रहे थे और उनका ये कहना था कि हमें मतलब फैसिस्ट जो आइडियोलॉजी है या फिर जर्मन जो सारी चीजें हैं उनको हमें एडवोकेट नहीं करना चाहिए और हमें ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है वो इससे अलग है, फैसिस्ट आइडियोलॉजी इनकी नहीं है। ये वो कहना चाह रहे थे कि ब्रिटेन को सिंपैथी देते हुए वो कह रहे थे कि हमें अनकंडीशनल सपोर्ट देना चाहिए। मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा गलत है कि अनकंडीशनल सपोर्ट आप कैसे दे सकते हो, अगर वो हमारे मतलब किसी चीज का फायदा उठा रहे तो हमें भी उनके कमजोर चीजों का फायदा उठाना चाहिए था। दूसरी तरफ ये चीज सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने समझी, जो अदर सोशलिस्ट थे उन्होंने भी समझी। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये हमारा पर्सनल व्यू है। इट डजंट मीन कि मैं मतलब नेशन के जो एक स्ट्रगलर रह चुके हैं या फिर जो बापू रह चुके हैं मैं उनके खिलाफ बात कर रही हूँ। इट्स जस्ट द पर्सनल ओपिनियन, सो किसी के सेंटिमेंट यहाँ पे हर्ट नहीं होने चाहिए। ओके, इट्स लाइक कि आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। सो जो अलग जो लीडर्स थे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर, वो ये हमेशा से कह रहे थे कि हमें कॉलोनियल गवर्नमेंट से अगर आजादी चाहिए तो मतलब वो तो कॉलोनीज पे कॉलोनीज अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। अगर वो खुद ही दूसरे को इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे हैं, हमें इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे हैं, तो फिर उनको कोई भी हक नहीं है कि वो अपनी इंडिपेंडेंसी के फाइट के लिए हमसे हेल्प मांगे। ये चीज जवाहरलाल नेहरू जो है वो ना तो गांधी जी के आइडिया से सहमत थे और ना तो अदर जो सोशलिस्ट थे उनके ओपिनियन से सहमत थे। अब यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो है वो रेजोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे इन्होंने फैसिस्ट अग्रेशन जो था उसकी बहुत ज्यादा निंदा करी और उन्होंने ये कहा कि इंडिया कुड नॉट बी रेडी टू अ वॉर बीइंग फॉट ऑन अ फेस ऑफ इट फॉर डेमोक्रेटिक फ्रीडम वाइल दैट फ्रीडम वाज बीइंग डिनाइड टू इंडिया। मतलब कि एक अगर फैसिस्ट कोई रेजोल्यूशन है, फैसिस्ट कोई यहाँ पे अग्रेशन है, तो उसको ही हम निंदा करते हैं और इंडिया को इसका पार्ट नहीं बनना चाहिए। ओके, वॉर का पार्ट नहीं बनना चाहिए, खासकर डेमोक्रेटिक फ्रीडम के लिए, जबकि कि फ्रीडम को डिनाई किया जा रहा है इंडिया के लिए। अगर ब्रिटेन जो है डेमोक्रेसी और फ्रीडम के लिए फाइट कर रही है तो सबसे पहले इसे ये चीज प्रूव करनी होगी कि ये खुद भी ये जो अपनी कॉलोनीज इन्होंने बना रखी है उस कॉलोनीज को भी फुल डेमोक्रेसी दे, इंडिया को फुल डेमोक्रेसी दे। So government should declare its war aims soon and as to how the principle of democracy were to be applied to India after the war. So हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि आफ्टर द वॉर वो कैसे इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रीडम के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट्स एटीट्यूड एंड कांग्रेस मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन, ये चीज आप डिस्कस कीजिए। सो वायसरॉय जो थे उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कुछ चीजें कही थी और उनके स्टेटमेंट इस तरह के थे कि वो मुस्लिम लीग को कांग्रेस के खिलाफ भड़काना चाह रहे थे। तो इनके ये स्टेटमेंट आने के बाद कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन करने का डिसीजन लिया। अक्टूबर 23, 1939 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है और उन्होंने ये कहा कि हम जो है रिटरेट करेंगे ये ओल्ड जो इंपीरियलिस्ट पॉलिसी है, जो भी वायसरॉय ने स्टेटमेंट दिया है हम उससे अग्री नहीं करते। और उन्होंने ये कहा कि हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम वॉर में इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जितने भी कांग्रेस मिनिस्टर्स थे कि आप जितने जितने प्रोविंसेस में हो ना, आप वहां से रेजिग्नेशन अपना दे दो। फिर यहाँ पे रामगढ़ सेशन एक कांग्रेस भी होता है मार्च 1940 में, जिसको कि मौलाना अब्दुल कलाम जो है उसकी प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे। और इसके बाद इन्होंने सारे लोगों ने ये कहा कि अगर वॉर होना है तो ठीक है, लेकिन डिसएग्रीमेंट इन लोगों के बीच में भी था कि वॉर होगा कैसे। इनकी आइडियोलॉजी अलग, उनकी आइडियोलॉजी अलग। तो ठीक है, यही से आपका जो है ये पाकिस्तान रिजोल्यूशन, जो डिमांड ऑफ पाकिस्तान है ना, वो यही से आपका शुरू होता है। सो यहाँ पे जब दोनों के विचारों में मतभेद हो गए कि कैसे मतलब कैसे वॉर होगा, कैसे इंडिया के लिए डेमोक्रेटिक फ्रीडम हम लेंगे, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग ने एक रिजोल्यूशन पास किया
और उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस, वो एक अलग स्टेट बन के आएगा, इंडिपेंडेंट स्टेट बन के आएगा, जिसके लिए अलग संविधान लिखा जाएगा, एक ऑटोनोमस सॉवरेन बॉडी बनाई जाएगी, एक स्टेट बनाया जाएगा। और जो मुस्लिम्स जहाँ पे मतलब मिनॉरिटी में है, यहाँ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस में तो वो मेजोरिटी में है, लेकिन जहाँ वो मिनॉरिटी में है वहां पे उनको एडिक्वेट सेफ गार्ड आपको देने होंगे, मतलब जहाँ पे उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो मिलना होगा, जहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो देना होगा। ये सारी चीजें उन्होंने करी और यही था। जैसे कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर डिस्कस करूं मैं, सो अगर नेम ऑफ पाकिस्तान जो है, इसकी अगर रिजोल्यूशन, इसका जो इवोल्यूशन है ना, नेचुरल इवोल्यूशन ऑफ डॉक्टराइन ऑफ सेपरेटिव्स और जिन्ना का जो एक टू रेट वाली, टू नेशन वाली थ्योरी है, वो यहीं से शुरू होती है। सो आपको पता है कि पाकिस्तान को एक सेपरेट स्टेट मुस्लिम के लिए वो बनाना चाहते थे 1929 में। हालांकि इसके बारे में बात होनी शुरू हो गई थी। जो एक आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ना, वो अलीगढ़ मूवमेंट से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म जब आया 1909 में, तब तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे के इसको एक तह दे ही दी थी, इसका एक ग्राउंड तैयार कर ही दिया था। उसके बाद टू नेशन थ्योरी जो है, इसका एक आप कह सकते हो 1920s के टाइम से ही इसके लिए एक बीज बोया जा रहा था, जिसका मेन एक जो हाथ कहते हैं वो था मोहम्मद इकबाल का। उन्होंने ही एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की स्थापना के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की स्थापना के लिए बात सबसे पहले उन्होंने ही करी थी, मोहम्मद इकबाल में। हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए, तो जिन्ना का नाम मत लीजिएगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोग मतलब गलती कर देते हैं जिन्ना का नाम, हालांकि बहुत फेमिलियर है इसलिए, लेकिन ये चीज जो है ना, ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा शुरू हुई थी। और सेल्फ गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर या फिर विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर अगर कोई फॉर्मेशन करना है हमें नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट का, तो इसके लिए इन्होंने ही बात करी थी। तो टू नेशन थ्योरी जो है ये हमेशा से 1920 से इन्होंने शुरू कर दी थी। और उसके बाद इन्होंने एक डिमांड जो है, एक मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया की जो डिमांड है, इन्होंने ही रेज करी थी बाद में जाके। तो आप कह सकते हो कि जो इकबाल थे उन्होंने ही ये फर्टिलाइज किया था ग्रोथ ऑफ मोहम्मद जिन्ना पाकिस्तान मूवमेंट। इस मतलब यहाँ पे इस सोइल पे, इंडिया की धरती पे उन्होंने ही इसका बीज बोया था। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल का नाम आप हमेशा याद रखिएगा। अब आता है अगस्त ऑफर हुआ था। अगस्त ऑफर क्या हुआ था कि यहाँ पे जो वायसरॉय थे उन्होंने फिर कहा कि हम आपको कुछ ऑफर्स देते हैं। तो ये अगस्त में आया था 1940 में, तो इसलिए अगस्त ऑफर इसे कहा जाता है। तो इस ऑफर में क्या क्या प्रपोज किया गया था कि हम डोमिनियन स्टेटस इंडिया के लिए लेके रखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ अब भी ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये जितने भी स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट ही आपको दिए जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, जहां पे वो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी ऑफ इंडियंस मतलब सॉरी, उसमें हम एक्सपैंड करके ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को उसमें रखेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम आफ्टर द वॉर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना करेंगे, जिसे इंडिया डिसाइड करेगी। इंडिया डिसाइड करेगी कि उसको कैसे सोशली, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकल कैसे उसको कॉन्सेप्ट देना है, कैसे उसमें उसका मतलब इसका स्थापना कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कैसे होगा, ये सारी चीजें इंडियंस डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड उसमें नहीं करेंगे। लेकिन अब भी जो है आपको जो भी मतलब आपके ऑब्लिगेशंस है गवर्नमेंट का, जैसे डिफेंस को लेके, मिनॉरिटी राइट को लेके या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज को लेके, ये सारी चीजें आपसे पूछ के की जाएंगी। अब लेकिन यहाँ पे भी जो भी इन्होंने ये भी बात करी कि बिना मिनॉरिटी के कंसेंट के, बिना उनका मत जाने कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब इन्होंने मिनॉरिटी यहाँ पे कहने का मतलब पता है साफ साफ क्या है, मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इन्होंने ये कहा कि आपके बिना कंसेंट के हम कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिसाइड नहीं करेंगे। अब इसका रिस्पांस क्या था? इसका रिस्पांस ये था कि कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया। नेहरू ने ये कहा कि डोमिनियन स्टेटस एक डोरनेल, एक डेड है, मतलब एक मरी हुई चीज है एज अ डोरनेल। गांधी जी ने भी इसको ये कहा कि ये जो है ये मतलब एक नेशनलिस्ट और जो ब्रिटिश रूल है उसके बीच में अगस्त ऑफर लाके इन्होंने दूरियां और ज्यादा बढ़ा दी हैं।
लेकिन सिंस इन्होंने मिनॉरिटी की बात करी थी, मिनॉरिटी को तवज्जो दिया था, मुस्लिम लीग ने इसको वेलकम किया, उनको ये चीजें जो है वो पसंद आई। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इवैल्यूएशन अगर आप करते हो तो जुलाई 1941 में वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एनलार्जमेंट दी भी गई। बहुत सारे इंडियंस जो हैं मेजोरिटी में थे, मतलब पहली बार 12 में से 8 इंडियंस इसमें रखे गए थे। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान में रखिए कि अब भी मिनॉरिटी मतलब मेजोरिटी तो आपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दे दी, लेकिन फिर भी जो मेन चार्जेस है डिफेंस के, फाइनेंस के, होम के, वो किसके हाथ में है, वो अब भी गवर्नर जनरल के हाथ में है, ब्रिटिशर्स के हाथ में है। ओके, अब यहाँ पे लॉन्च होता है आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह। सो यहाँ पे अगर आप कहते हो मेन एम क्या था इंडिविजुअल सत्याग्रह के लॉन्च करने का, तो गवर्नमेंट जो है ये काफी ज्यादा एडवांस पोजीशन यहाँ पे ले चुकी थी कि मतलब एक एग्रीमेंट हम मुस्लिम लीडर्स के साथ करेंगे। तो यहाँ पे इनका जो लॉन्च करने का मेन एम था वो ये था कि हम मतलब अगर हम नेशनलिस्ट पेशेंस रखे हुए हैं, अगर ये नेशन थोड़ा सा शांत बैठा हुआ है ना, तो उसको आप हमारी कमजोरी मत समझिए, और अगर आप कमजोरी समझ रहे हैं तो हम ये इंडिविजुअल सत्याग्रह कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हैं उनको लड़ाई झगड़े में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हम वॉर से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन अगर ये जरूरत पड़ी तो ही हम करेंगे। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक और अपॉर्चुनिटी दी कि ठीक है, आप कांग्रेस की डिमांड को पीसफुली अडॉप्ट कर लो तो हम भी पीसफुली रहेंगे, हम कोई भी इधर उधर का काम नहीं करेंगे। तो लेकिन अगर आपने सत्याग्रहियों को अरेस्ट नहीं किया, उन्होंने अल्टीमेटम पूरा खुला चैलेंज दिया गवर्नमेंट को कि अगर आपने सत्याग्रहियों को अरेस्ट नहीं किया तो डेफिनेटली वो चुप नहीं बैठेंगे, वो गांव के एक एक कोने तक जाएंगे, एक एक नुक्कड़ तक जाएंगे और वहां से मार्च स्टार्ट करेंगे दिल्ली के लिए। और इसी मूवमेंट को कहा गया था दिल्ली चलो मूवमेंट। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से यहीं पे आपके जो दिल्ली चलो मूवमेंट की है वो शुरुआत होती है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्याग्रही पहले कौन थे और सेकंड कौन थे। ये हमेशा बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लास्ट लाइन आपका। तो विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट टू ऑफर सत्याग्रह और नेहरू वॉज द सेकेंड, रामादत्त वॉज द थर्ड। अगर याद करना हो तो थर्ड को भी आप याद रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। देखिए, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड गांधी जी ने सपोर्ट किया था लीड पावर अनकंडीशनली, सही बात है। और सुभाष चंद्र बोस और ये सारे जो लोग हैं वो कहते थे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट मत करो, बिल्कुल सही बात है। फिर इसी के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वर्धा में एक सेशन रखा था, ये भी सही बात है। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है आपके। फिर हु वर द फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह, पहले विनोबा भावे, दूसरे आपके जवाहरलाल नेहरू, राइट। अगस्त ऑफर ने क्या क्या अनाउंस किया था, डोमिनियन स्टेटस तो ये कह ही रहे थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो कह नहीं रहे थे, तो ए तो था ही। तो अगर ए था तो आप समझ रहे हो कि या तो सी हो थर्ड हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है या फोर्थ हो सकता है, सिर्फ ओनली सेकंड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जब आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो तो जब आप श्योरिटी आपकी 70% की हो तभी आंसर चूज कीजिएगा। तो आपको अगर बी पता है कि हाँ इन्होंने वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करने की बात तो करी थी, तो ए और बी दोनों सही है, राइट। तो अब यहाँ पे सेकंड और ये थर्ड भी हट जाते हैं और फर्स्ट और फोर्थ में आपको चूज करना है। तो हाँ, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी तो बात करी थी कि आफ्टर द वॉर हम एक ऐसी असेंबली सेटअप करेंगे जिसमें इंडियंस होंगे और इंडियंस ही डिसाइड करेंगे कि किस तय पे, किस बिना पे ये बनाया जाना है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आपको थोड़े से इससे रिलेटेड थे, आपको ध्यान में रखने हैं। बट बिफोर आई लीव आई वुड से इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सारे स्पेक्ट्रम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर सको। आप कोड यूज कीजिए यूपीएससी वाईटी या फिर रैंक 10, आपको डिस्काउंट मिलता है 10% का। अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी से आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। नया सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, बहुत सारे नए बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, हिंदी इंग्लिश या कोई भी बायलिंगुअल कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इस अनामिका साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और व्यूज नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी लेसन्स पे, अगर आपको कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है टाइप इट इन कमेंट बॉक्स, इट विल बी टेकन केयर ऑफ। बाय बाय।